तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का जो है पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं? तो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 140 का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे 140, और 140 को आप इस तरह से काट लीजिए। तो 2 से काटेंगे तो 70 दूना कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे तो 35, तो 35 दूना 70 हो जाएगा। अब 35 किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, और 7 एक कम क्या हो जाएगा? 7। तो जो 140 के अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2, फिर 2 और 5, और क्या हो जाएगा? 7। इसको अगर आप और सरल रूप में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो 2 बताइए कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की घाते 2 लिख देंगे। अब 5 एक ही बार आया है, और 7 भी एक ही बार आया है। ठीक है, तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे? 2 की घाते 2 गुणते 5 गुणते 7। कोई समस्या? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ठीक है, 156। क्या है? 156। तो देखिए, अगर 156 का आप गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना, तो 156 2 से कट जाएगा। तो अगर 2 से काटेंगे 156 को, कितनी बार जाएगा? 2 सते 14, एक बचेगा 16, 2 अड़ तो 78 हो गया। और 78 का जो आधा होता है 39 होता है। 39 दूना 78। ठीक है ना, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो गया? 39, क्योंकि 39 दूना 78 होता है। अब ये 39 किससे कटेगा? तो 3 से। ठीक है, तो क्योंकि 9 3 12, 9 3, अब 12 3 से कट जाएगा, तो 39 भी किससे कट जाएगा? 3। अगर अंकों का योगफल 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। तो 9 3 12 हो गया, 12 3 से कट जाएगा, तो मतलब 39 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट लीजिए तो जाएगा 13 बार। 13 या 39 आप लोग जानते हैं। और 13 किससे कटेगा? क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, और ये 13 से ही कटेगा। तो 13 एक कम 13। ठीक है ना, तो अब बात करें 156 के अभाज्य गुणनखंड की, तो बताइए 2 कितनी बार आया? तो 2 2 बार आया, तो इसको 2 लिखा जाएगा। 3 कितनी बार आया? तो केवल 3 लिखा जाएगा। 13 कितनी बार आया? तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। समझ में आया? चलिए एक और कर लेते हैं, बाकी आप लोग लगाइएगा। अगला अगर देखा जाए तो है 3825। क्या है? अब 3825 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये बताइए, 3825 है, इसका कर नहीं लेंगे आप लोग? ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो निश्चित रूप से वो 5 से कट जाएगी। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो 5 से 100% कट जाएगा। तो मतलब 3825 किससे कट जाएगा? 5 से। तो अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 सते कितना बच गया? 3 बच गया। और 3 और 2 कितना हो गया? 32। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 5 6 30, कितना बच गया? 2। अंतिम में कितना है? 5। तो 5 और 2 25 हो गया, मतलब 2 और 5, तो 5 बचे कितना हो गया? फिर अंतिम में 5 आ गया क्या? तो अंतिम में 5 आ गया, मतलब ये 5 से फिर कटेगा। 5 से, तो 5 से काटेंगे अगर इसको, तो 5 एक कम 5, 2 बच गया, और 2 और 6 कितना हो गया? 26। तो 5 बचे 25, 1 बचा, और 5 तिया। अब बताइए 153 किससे कटेगा? देखिए अंकों का योग 5 3 5 3 8 1, तो 9 3 से कट जाएगा, तो 153 में क्या होगा? 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, और 3 एक कम 51 किससे कटेगा? तो 17 3 51। देखिए 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा, मतलब 51 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे कितनी बार? 17 बार। और 17 किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा, तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए आप इसमें छोटी संख्या को आगे, बड़ी संख्या को आगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। हाँ, जब यहां लिखिएगा तो आप पहले छोटी संख्या को लिखिएगा। तो 3 कितनी बार आया? तो 3 2 बार आया, तो लिख दीजिए 3 की घाते 2। अब बताइए 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो गुणते लिख दीजिए 5 की घाते 2। ठीक है ना, अब बताइए 17 कितनी बार आया? 1 बार, तो आप 17 को लिख दीजिए केवल 17। बताइए आ गया समझ में? तो ये हो गया
25 का क्या गुणनखंड। तो क्या आप लोग ऐसे ही शेष दो संख्याओं कर लेंगे? इन्हें कर लीजिएगा, और कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है? या नहीं? चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मन में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, ठीक है, और जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि। तो आपका पहला सवाल क्या है? 26 और, तो चलिए ट्राई करते हैं 26 और 91 का, ठीक है ना। किसका ट्राई करते हैं? 26 और 91 का, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल में पहला काम क्या करेंगे, आप लिख देंगे पीटी। पीटी मतलब आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? अब सिद्ध करना में क्या लिख देंगे? तो ये लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दो संख्याओं का, या इसको एक काम करते हैं हम लोग, 26 और 91 था ना। चलिए अब देखिए, तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का बराबर एचसीएफ गुणते। कोई समस्या? अब हमारा सवाल जो है पहला है, तो अब पहला नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना। अब संख्या कौन कौन सी है? तो आप डाल दीजिए प्रूफ, ठीक है, और देखते हैं। चलिए, तो संख्या है 26 और कौन सा? 91। 26 और, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो आप क्या करेंगे, पहले 26 का गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो 26 का जो गुणनखंड है 2 गुणित 13 होगा। 26 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित 13। तो लिख दीजिए 2 गुणित में 13, ठीक है ना। अब 91 के गुणनखंड की बात करें तो 91 का क्या होगा? 13 सते 91, यानी 7 और क्या हो जाएगा? 13। तो ये सबको आता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ का मतलब जो दोनों में हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है? तो बस इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। एलसीएम का मतलब होता है कि आपको वे सभी संख्याएं लेनी है, लेकिन उच्चतम घात वाली सभी संख्याएं लेनी है, लेकिन कौन सी? तो देखिए, 2 एक बार आया है तो 2 को लिखा जाएगा। 13 दोनों में है, दोनों में एक ही बार है तो कम से कम एक बार लिखा जाएगा, और 7 एक ही बार है तो एक बार तो लिखा ही जाएगा, कुछ छूटा तो नहीं। अब गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो 13 को 13 रन देते हैं, और 7 दूनी कितना हो गया? 14। और 14 में 13 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 182। तो 14 दहा में 140, 14 तरीक 42, तो 42 और 140 कितना हो गया? 182। तो बताइए, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। अब आपको ये करना है कि ये जांच करना है, ठीक है ना। तो जांच करना है तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब आपको लेना है एलएचएस। क्या लेना है? तो एलएचएस में लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं हैं कौन कौन सी? 26 और 91। तो लिख दीजिए 26 गुणते 91। अब 26 में 91 का गुणा किया जाए, ठीक है ना। तो 26 से कम 26 का कितना हो गया? 6। यहां से कितना लग गया? 2। और 26 का गुणा किसमें कर दें? 9 में। तो 26 का गुणा 9 में करें कितना आएगा? 200। अरे 26 दाम में 260 हो गया। 26 दाम में कितना हो गया? 260। और 9 बार गए हैं तो 260 में से 26 घटा दीजिए, कितना आएगा? 34। तो 234 और वहां से कितना लगा था? 2, तो कितना आ गया? 236। ये तो 2300 जो है 66 आ गया एलएचएस। गुणा कर लेंगे ना। चलिए अब आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में क्या है भाई? एचसीएफ गुणते एलसीएम। तो एलसीएफ कितना है? 13, तो 13 लिख दीजिए। और एलसीएम कितना है? 182। तो 13 में गुणा करना है 182 का। तो 13 दूना 26 का ही हासिल लग गया 2, ठीक है ना। और 13 8 104, और 104 और 2 106 का ही 6 हासिल लगा 10, और 13 एक कम
और 13 10, तो क्या दोनों बराबर आ गया क्या? तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। यही आपको हर सवाल में करना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ठीक है ना, कर लेंगे इस तरह का सवाल ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 336 और 54। क्या है? 336 और 54 का क्या निकालना है? आपको यही सवाल है कि HCF और LCM निकालिए और अपने उत्तर की जांच करिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो संख्याएं हैं 336 और 54। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो लगभग हमारा सब कुछ यही रहने वाला है, इन सबको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक, अब संख्या क्या है बताइए जल्दी से। तो 336 और 54, 54 माने 54। चलिए, अब आपको 336 का गुणनखंड अलग से निकालना पड़ेगा, 54 का भी गुणनखंड। तो चलिए निकालते हैं। तो 336 लिख दिए, इसका गुणनखंड निकाला जाए। ठीक है, संख्याएं बड़ी हैं तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा ना। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम, कितना बचा? 1, और 13 हो गया। 2 6 और 2 8, क्या यही आएगा? फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 चौके, और 2 से काटेंगे तो 42, और 2 से काटेंगे तो 21, और फिर 3 से काटेंगे तो 7, और 7 से काटेंगे तो 1। किसी कोई आपत्ति इसमें? ठीक है ना। अब बताइए आप लोग 2 कितनी बार आया है? तो आप लिखिए कि 2 की घाते 4। ठीक है ना। अब 3 कितनी बार आया है? तो घात 1 लिखते नहीं है, बट छोड़ दीजिए, और 7 आया, कोई दिक्कत? अब 336 बड़ा संख्या था इसलिए हम लोगों ने ऐसे कर लिया। 54 छोटी संख्या है इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। 54 का क्या होगा देखिए, 54 का गुणनखंड करते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। देखिए 54 की बात करें तो 54 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 27, और 27 3 से कटेगा तो 9 बार, 9 भी 3 से कटेगा तो 3 बार, और 3 भी 3 से कटेगा तो 1 बार। तो 3 जो है 3 बार आएगा, और 2, तो 2 को लिखेंगे 1 बार, लिख दीजिए 1 बार, और 3 कितनी बार आया? 3 बार। ये हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? अब जो है आपको निकालना है HCF और LCM। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो एक लाइन खींच देना है आपको और लिखना है HCF। ठीक है, HCF का मतलब जो दोनों में हो और उसकी न्यूनतम घात। कौन सी घात? तो 2 की घाते 4 भी है और 2 की घाते 1 है। दोनों में न्यूनतम कौन है? 2 की घाते 1, इसे लिखा जाएगा 2 की घाते 1। कोई दिक्कत? 3 दोनों में है, तो ऊपर वाले में 3 की घाते 1 है, नीचे वाले में 3 की घाते, तो कौन लिखेंगे? न्यूनतम घात, यानी 3 की घाते 1। तो 2 3 कितना आ गया? जो HCF है ये 6 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए LCM की बात करते हैं। LCM देखिए क्या हो जाएगा। तो LCM का मतलब दोनों में हो या अकेले हो, लेकिन अधिकतम घात लेना है, कोई संख्या छूटने ना पाए। तो मेरा 2 की घाते 4 ऊपर है और 2 की घाते 1 नीचे है, तो अधिकतम घात कौन होगा? 2 की घाते 4। ठीक है ना। अब 3 की घाते 1 ऊपर वाले में है और 3 की घाते 3 नीचे वाले में है, ज्यादा कौन है? अब बताइए, ऊपर वाले में 7 की घाते 1 है, नीचे नहीं है, तो 7 की घाते 0 तो लिख सकते हैं ना। तो ज्यादा कौन है? 7 की घाते 1, तो आ गया 7 की घाते 1। अब इसको हल कर लीजिए। 2 की घाते 4 का मतलब क्या होता है? 16। 3 की घाते 3 का मतलब, और 7 की घाते 1 मतलब, इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा? जल्दी बताइए कितना? 324 तो नहीं आएगा, इतनी छोटी। 3024, बिल्कुल सही, 3024 आ गया इसका गुणनफल। गुणा कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना। अब जो है आप लोग ले लेंगे LHS। क्या लेंगे? तो LHS की बात करते हैं। ठीक है ना। तो LHS में बताइए क्या? 2 संख्याओं का। अब वो 2 संख्याएं कौन कौन है भाई? तो 336 है और 54 है। तो आप लिखेंगे 336 एंड 54। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? RHS। ठीक है ना। RHS क्या होगा?
तो आरएचएस में आप देख पा रहे हैं एचसीएफ गुणते एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3000, तो 24 छक्का कितना होगा, 24 छक्का हो जाएगा 144 और 6 तरीक 18, तो क्या 18,144 ना, तो गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा, और इसका भी गुणा कर लीजिएगा, आपका सेम ही आएगा। अगर सेम आएगा ठीक है ना, तो मान लीजिए आप लोगों ने सही किया है, और नहीं आया तो आपने तो यह लिखना पड़ेगा लास्ट में, अतः ठीक है LHS बराबर RHS, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगली सवाल है आपकी, ठीक है, 510 और 92, क्या निकालना है इनका, तो इनका आपको फिर वही करना है कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो 510 और 92 का, तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपकी पहली रीडिंग क्या होगी, प्रूव डेट, क्या प्रूव डेट में लिखेंगे आप लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, ठीक है, बराबर क्या होगा एचसीएफ गुणते एलसीएम, एचसीएफ गुणते, अब बताइए वो संख्याएं क्या क्या है, 510 और 92, किताब नहीं लिए क्या आप लोग, चलिए, तो 510 है और क्या है 92, कोई समस्या। अब आपको 510 और 92 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 510 का करेंगे, ठीक है, तो 510 का गुणनखंड वैसे तो आप मुजवानी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो मुजवानी करेंगे तो देखिए 2 आएगा और 2 तिया क्या होगा 6, और 6 पंचे क्या होगा 30, और 30 17 होगा 510, आप कर लीजिएगा, यही गुणनखंड आएगा 510 का, ठीक है ना। अब कौन बचा 92, तो 92 का अगर करेंगे तो 46 दूना 92 होता है, और 46 का 23, यानी 2 आएगा 2 बारी, 2 दूनी 4, और 23 चौका 92, तो क्या ये सब लोग निकाल पाएंगे। अब क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में हो लेकिन न्यूनतम घात वाला, कौन सा, तो ये बताइए 2 की घातें यहां पर 1 है ना, और यहां 2 की घातें, तो न्यूनतम कौन है 2 की घातें 1, तो हम केवल 2 लिखेंगे, तो एचसीएफ इनका 2 ही आएगा, कोई समस्या। अब बात करें हम लोग एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब होता है कि हमें कोई संख्या छोड़ना नहीं है, और अगर वही संख्या 2 बार मिल गया तो अधिकतम घात लिखी जाएगी, कोई समस्या। तो 2 अधिकतम 2 बार है इसलिए 2 की घातें 2 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 3 जो है एक ही बार है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, 5 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, और 23 एक ही बार है, तो गुणा कर लिया जाए, ठीक है, 2 दूनी 4 तिया, अब 12 पंचे और 17 छक्का 102, 17 छक्का, तो 102 में 0 लग जाएगा ना, अगुणते क्या हो जाएगा 25। अब बताइए आपको 25 से गुणा करना है, कितना आएगा 23, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, चलिए, तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, अच्छा यहाँ पे आपका 23 था, ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग एलएचएस की। तो एलएचएस क्या होगा, ठीक है ना, तो ये एलएचएस का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए 510 अगुणित क्या लिखेंगे, अब 510 में अगर 92 का गुणा करेंगे तो आएगा 46,920, ये आ गया एलएचएस। बात करें आरएचएस की, तो आरएचएस में क्या है भाई, तो एचसीएफ है और एलसीएम है, तो एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम 23,460 है, तो 2 गुणते हो गया 23,460,
तो 23 दूना 46,920 ही आएगा। तो क्या दोनों बराबर हो गए? तो आप लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह के सवाल हो गए। अब अंतिम प्रकार का सवाल बचा हुआ है, उसको देखते हैं, ठीक है ना। अब ये जो तीसरा सवाल है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का आपको बताना है HCF और। तो पहला सवाल देखिए बड़ा अच्छा है, जल्दी से कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। किया जाए तो आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना है, ठीक है ना। अब देखिए संख्या आपकी यहाँ पे 12, 15 और 21। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2, 2 बार आएगा, 2 दूनी 4, 3 12। और अगर हम 15 की बात करें तो 15 का हो जाएगा 3 गुणते 5, ठीक है ना। और 21 की बात करें तो 21 का हो जाएगा 3 गुणते, क्योंकि 7 तो 21 होता है ना। अब बताइए हमें अगर HCF निकालना है तो HCF का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो, तो तीनों में देखिए केवल 3 3 3 कॉमन है, इसलिए HCF क्या होगा? 3 ही होगा। अब LCM की बात करें तो LCM का मतलब होता है कि सभी संख्याएं लिखनी है लेकिन अधिकतम घात वाली। तो 2 की घातें 2 है, इसलिए 2 की घातें 2 ही लिखा जाएगा। 3 सब में एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। एक बार 5 है तो 5 लिख लें, और एक बार 7 है तो यही आपका उत्तर होगा। गुणा कर लीजिए तो 2 की घातें 2 माने 4 तिया 12 पंचे, और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 से 42, तो 420 आ गया इसका उत्तर, ठीक है। तो LCM जो है 420 आएगा, HCF जो है 3 आएगा, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो अगला है 17, 23 और 29। अब देखिए 17, 23, 29 होगा तो देखिए 17 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो केवल 17 ही होगा। 17 गुणते आप बहुत करेंगे, 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका भी होगा 23 गुणते 1 ही होगा। और 29 की बात करें तो 29 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 गुणते 1 ही होगा। कोई समस्या? अब देखिए अब HCF, तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 आता है। याद कर लीजिए अभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है, क्योंकि इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो 1 हर जगह कॉमन होता है, इसलिए HCF 1 आ गया। HCF कभी भी 1 से कम नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बात करें LCM की, तो LCM हमें कोई संख्या छोड़नी नहीं है। एक नई बात कि अगर अभाज्य संख्या है और उसका पूछे आपसे लस, तो आपको उनका गुणनफल लिखना है। क्या लिखना है? अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है उनका गुणनफल ही होता है। तो गुणनफल माने 17, 23 और 29 का गुणा कर दीजिए। तो बताइए गुणा करने में कितना आएगा? 11,300। कंफर्म है आप लोग? ये इसका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या? तो क्या 8, 9, 25 का आप निकाल लेंगे? निकाल लीजिएगा। अब ये सवाल देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि HCF जो है 306 और 657 का ये 9 दिया है ना, और LCM जो है इसी का बताइए आप। तो आप एक फार्मूला जानते हैं क्या? देखिए आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या होता है? गुणनफल वो बराबर होता है HCF गुणते LCM। कोई समस्या? आपको LCM निकालना है तो LCM जो है वो बराबर होगा गुणनफल, और गुणनफल क्या है? 306 और 600, तो 306 गुणते 600 अब बटे हो जाएगा। तो बटे में आपका ये HCF बटे में चला जाएगा। HCF कितना है? 9। अब 9 से देखिए कौन कटेगा? 6 3 306 9 से कट जाएगा, ये भी शायद 9 से कट जाए। 6 5 11 7, ये भी 9 से कटेगा, इसी को 9 से काटिए, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो 9 1 कम 9, काट दीजिए तो 9 7 63, 2 बच गया, अब 9 त्रिक तो 73 बच गया। क्या 306 में 73 का गुणा कर लेंगे? वही आपको क्या होगा उत्तर? कितना आया बताइए जल्दी से? 22,300। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगली संख्या, अगला सवाल देखते हैं। करा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घातें जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए
आप जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब उसके गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 आए, क्योंकि जब तक 2 पंचे 10 नहीं होगा तब तक 0 आना संभव नहीं है। तो किसी भी संख्या जो है, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब उसके गुणनखंड में कम से कम 1 2 आए और 1। तो देखिए 6 की घाते n है और 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणते, तो इसकी घाते n, और लिखेंगे 2 की घाते n गुणते 3 की घाते। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि 6 की घात n में, ठीक है, 2 और 5 का कोई भी गुणनखंड, अतः यह कभी भी शून्य पर समाप्त, क्योंकि अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो निश्चित रूप से उसके गुणनखंड में 2 और 5 होगा ही होगा। कोई दिक्कत? लिख लेंगे इसको। चलिए 5वां हो गया। अब यह सवाल देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। करेक्ट व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। देखिए भाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। किससे? बस 2 से अधिक गुणनखंड हम दिखा दें तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं। तो 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते अब प्लस का 13। बताइए अगर ये प्लस है तो हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 13 निकल गया तो बचा क्या? इधर 13 में 13 का भाग किए तो कॉमन माने भाग होता है, 13 में 13 का भाग किए तो 1 आ गया। अब इस 13 को 13 ही लिखे रहिए। 11 सते 77 और 1 तो 78 को हम लिख सकते हैं 39 गुणते, बताइए कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या मानी जाती है। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि दी हुई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या। इसका देखते हैं। देखिए ये क्या संख्या है? 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 और गुणते 2। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 5 लिख दे ना। अब देखिए अगर 5 कॉमन निकाल लें तो सब बच जाएगा। 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 नहीं है निकाल चुके हैं, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, अब प्लस का 1, क्योंकि 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 बचता है। अब देखिए 5 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए थोड़ा, तो 2 तिया 6 चौके और 24 छक्का 144 और 144 में 7 का गुणा करें कितना आएगा? कुछ भी है, कितना है? तो 1008 और 1 कितना हो जाएगा? 9। कितनी संख्याएं हो गई? 2। अब क्या 1 लिख सकते हैं क्या? तो बताइए इसके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो गए, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। कोई दिक्कत? अब अंतिम सवाल देखते हैं, शायद अंतिम सवाल बची हुई है। हाँ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना शुरू करती हैं, तो कितने देर बाद फिर से मिलेंगे? कहने का मतलब यह है, ठीक है, कि अगर ये कोई वृत्ताकार मैदान है, यहीं से रवि चलना शुरू कर रहा है, यहीं से सोनिया, और रवि जो है 12 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, सोनिया जो है 18 मिनट में, तो शुरू यहीं पे करते हैं। तो ये ऐसा कितना समय बाद होगा कि दोबारा ये यहीं पर मिले? देखिए मान लेते हैं रवि है, ये सोनिया है, तो रवि का पहला चक्कर 12 मिनट पे, सोनिया का 18 मिनट पे। रवि का दूसरा चक्कर 24 मिनट पे, इसका 36 मिनट पे, ठीक है ना। फिर रवि का तीसरा चक्कर 36 मिनट पे, दोनों टाइम मैच कर गया क्या? बस 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, आपको निकालना है प्रॉपर तरीका, तो क्या करिए 12 और 18 का लॉस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, और ये कटेगा ही नहीं ना। अब बताइए 3 किससे कटेगा? 3 त्रिका, अंतिम में कितना आ गया? 3। 2 दूनी 4 तिया, अब 12 तिया 36 आ गया। तो 36 मिनट बाद जो है दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। हाँ, अब 3 से काटेंगे तो ये 1 और 1 हो जाएगा, ठीक। तो 36 मिनट बाद जो है ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ये प्रश्नावली 1.1 जो है खत्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है हम 1.2 का एक वीडियो और लेकर आएंगे।